स्टार्ट करते हैं आज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस क्या होता है। आउटलाइन के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है, प्रोसेस एंड सीपीयू मैनेजमेंट। तो सबसे पहला कि प्रोसेस क्या होता है, इसको देखते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। प्रोसेस एक्चुअल में जब भी हम कोई भी टास्क स्टार्ट करते हैं, कोई भी कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं या कंप्यूटर इटसेल्फ अपनी तरफ से बहुत सारे काम परफॉर्म कर रहा होता है, तो कोई भी काम जो कंप्यूटर परफॉर्म करने लगता है वो एक्चुअल में प्रोसेस कहलाता है। जब भी कोई टास्क स्टार्ट होता है तो वो सबसे पहले आता है जॉब पूल के अंदर। जॉब पूल से फिर वो आता है रैम के पास, रैम से होता हुआ फिर वो आता है सीपीयू के पास। तो ये इसका लाइफ टाइम होता है। फिर वहां से एग्जीक्यूट होता है। एग्जीक्यूट होते होते फिर सबसे पहले जॉब पूल में आ गया, फिर रैम में, और रैम से फिर आगे सीपीयू के अंदर। जॉब पूल हमारे पास वो जगह होती है जहाँ से कोई भी प्रोसेस जब आप स्टार्ट करते हैं तो जिस जगह पे वो आके रुकता है वो जॉब पूल होता है। फिर सेकंड हमारे पास होती है जगह रैम। रैम हर प्रोसेस जो होता है, मैंने आपको बताया था कि जब भी उसने स्टार्ट होना है तो उसको उसको अपनी वर्किंग करने के लिए रैम की जरूरत होती है, मेमोरी की जरूरत होती है। जब एक प्रोसेस को मेमोरी मिल जाती है तो हम कहते हैं कि वो रेडी स्टेट में आ चुका हुआ है। रेडी स्टेट का मतलब क्या है कि वो अब बिल्कुल तैयार है कि सीपीयू उसको अगर पिक करे तो वो अपना काम स्टार्ट कर सकता है। रैम के बाद फिर बारी आती है सीपीयू की। कोई भी हमारे पास टास्क है उसको एग्जीक्यूट करना है सीपीयू ने। जब एक प्रोसेस हमारे पास सीपीयू के पास पहुंच जाए वो उस प्रोसेस को हम प्रोग्राम कहते हैं। वो प्रोसेस हमारे पास प्रोग्राम बन जाता है। तो ये सिंपल सी एक डेफिनेशन है इसकी, यहाँ पे मेंशन्ड है। A process is defined as an entity which represents the basic unit of work to be implemented in a system. प्रोसेस हमारे पास क्या है, एक सिंपल सी चीज है। एक एंटिटी हम कहते हैं कोई भी फॉर एग्जाम्पल पर्सन, प्लेस, थिंग, कोई भी इवेंट, कोई भी चीज जो परफॉर्म हो रही है। तो प्रोसेस एक्चुअल में क्या है कि कोई भी काम जो हमारा कंप्यूटर परफॉर्म कर रहा है वो एक प्रोसेस के थ्रू परफॉर्म कर रहा होता है। हम आगे जितनी भी बातें पढ़ रहे होंगे उसमें हम प्रोसेस को मेन डील कर रहे होंगे। एक प्रोसेस के अंदर आपके पास मल्टीपल टास्क हो सकते हैं, और हर टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए पॉसिबल है कि सेम सीपीयू ही इस्तेमाल हो रहा हो, सेम प्रोसेसर इस्तेमाल कर रहा हो। और पॉसिबल है कि हमारे पास डुअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर हो, हमारे पास मोर देन वन सीपीयू भी इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में प्रोसेस को एग्जीक्यूट या फिर चलाना सीपीयू नहीं होता है। उसमें दरमियान में डिफरेंट आपको मैंने बताया कि चीज़ें आती हैं। जॉब पूल आता है, फिर रैम आती है, फिर आगे होता है वो सीपीयू आता है। तो सिंपल सी ये डेफिनेशन थी प्रोसेस की। थोड़ी सी डिटेल देखते हैं यहाँ पे प्रोसेस के बारे में वो क्या बता रहे हैं। To put it in simple terms, we write our computer program in the text file, and when we execute this is called a program। कहता है सिंपल सा, हमने फंडामेंटल यहाँ पे कि नीचे कुछ लाइन का उसने कोड दिया है। कहता है अगर आप इसको एक टेक्स्ट फाइल में पेस्ट करो और इसको आप जब चलाओगे तो ये आपके पास एक प्रोसेस बन जाएगा। फॉर मैं इसको करता हूँ, डेव में कॉपी करता हूँ। यहाँ पे मैंने नई एक फाइल ओपन की और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा उस टाइम ये एक प्रोसेस बन जाएगा। इसको मैंने सेव किया और हमारे सामने आउटपुट आ गई। सिंपल सा कोई भी काम जो हम कंप्यूटर में परफॉर्म कर रहे हैं वो एक प्रोसेस कहलाता है। When a program is loaded into the memory, it become a process. It can be divided into four sections। चार इसके मेन पार्ट हैं: स्टैक, हीप, टेक्स्ट और डाटा। स्टैक और हीप हमने डाटा स्ट्रक्चर में पहले डिस्कस किया हुआ है। स्टैक हमारे पास लीफो टेक्निक पे वर्क करता है, और हीप हमारे पास जो ट्री बेस्ड सिनेरियो होता है उसके पर वर्क करता है। कोई भी प्रोसेस होगा वो इन चार पार्ट्स में डिवाइड होगा: स्टैक, हीप, डाटा और टेक्स्ट। ये उससे हटकर चीज नहीं है, कॉन्सेप्ट वो सेम ही है, बस इसका इस्तेमाल यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट वे में होगा। सबसे पहले स्टैक। द प्रोसेस स्टैक कंटेन्स द टेम्पररी डाटा सच एज अ मेथड, फंक्शन, पैरामीटर, रिटर्न एड्रेस, लोकल वेरिएबल एक्सेट्रा। जो हमने ये एक छोटा सा कोड किया है, इस छोटे से कोड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास ये जो इस चीज़ की आगे छोटी ब्रैकेट आती है ये कहलाता है फंक्शन। फंक्शन को हम मेथड भी कहते हैं। सेकंड उसने चीज़ बोली है पैरामीटर्स। अगर मैं यहाँ पे कोई इसके अंदर कोई वैल्यू पास कर दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यहाँ मैंने लिख दिया है इंट ए, तो ये पैरामीटर कहलाएगा। लेकिन अगर इसी इंट ए को मैं यहाँ पे लिख दूं तो ये वेरिएबल कहलाएगा।
और ये लोकल वेरिएबल है, जो किसी बॉडी के अंदर लिखते हैं वो लोकल वेरिएबल होता है। ये बॉडी है। तो इस हर प्रोसेस के अंदर इसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी आ सकती हैं। वो कह रहा है कि ये सारी चीज़ें आपके पास स्टैक के अंदर सेव हो रही होंगी। रिटर्न एड्रेस, हर प्रोग्राम जो होता है वो कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा था, जैसे यहाँ पे ये रिटर्न जीरो कर रहा है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी स्टैक के अंदर सेव होगी। सेकंड है हीप। दिस इज अ डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी टू अ प्रोसेस ड्यूरिंग इट्स रन टाइम। जब हम कोई भी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, मैंने आपको बताया कि वो सबसे पहले रैम की डिमांड करता है। कोई भी प्रोसेस रैम के बिना नहीं चल सकता। रैम की उसने डिमांड की है। जितनी उसने डिमांड की है, जब प्रोसेस चलना शुरू हो गया, वो रैम थोड़ी हो गई, वो रैम थोड़ी पड़ गई, उसको और जरूरत पड़ गई रैम की। अब वो प्रोग्राम को रोक के बिल्कुल जीरो से दोबारा स्टार्ट नहीं कर सकता। तो वो प्रोसेस ड्यूरिंग इट्स रनिंग, ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन, दोबारा से डिमांड करता है कि मुझे इतनी रैम और दे दो, मुझे इतनी मेमोरी और दे दो, मुझे इतना डाटा स्टोर करना है, मुझे उसके लिए मैं मेमोरी या फिर स्टोरेज जो लोकेशन है वो और दे दो। तो वो जो वो उसे हम कहते हैं डायनेमिकली इक्वेट कर रहे हैं ड्यूरिंग रनिंग ऑफ प्रोसेस। एक प्रोसेस चल रहा था, एक प्रोग्राम चल रहा था, उसकी रनिंग के टाइम के दौरान हमने दोबारा मेमोरी की डिमांड कर लिया है। तो वो जो डायनेमिकली एलोकेशन हो रही होती है ड्यूरिंग रन टाइम, वो करवाता है हीप। वो सारा डाटा हीप में स्टोर होता है। हीप एक ट्री बेस्ड कॉन्सेप्ट होता है। ट्री आपको याद होगा, हमने डाटा स्ट्रक्चर में पढ़ा था। ट्री हमारे पास कैसे होता है, उसकी एक रूट होती है, रूट से फिर आगे आपके पास उसके चाइल्ड आते हैं, चाइल्ड के आगे फिर आगे सब चाइल्ड, फिर लीफ चाइल्ड, फिर वो आपके पास सिबलिंग, और वो सारे ऐसे करके आपने डिस्कस किए थे। थर्ड चीज है टेक्स्ट। दिस इंक्लूड द करंट एक्टिविटी रिप्रेजेंटेड बाय द वैल्यू ऑफ द प्रोग्राम काउंटर। अगर आपने रजिस्टर्स के बारे में पढ़ा है, तो रजिस्टर कंप्यूटर के अंदर सीपीयू के करीब करीब एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं रजिस्टर। रजिस्टर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम कहते हैं प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है? एक रजिस्टर है जो इंफॉर्मेशन सेव करता है, जो आपके पास करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है। प्रोग्राम काउंटर ने आपके पास मल्टीपल रजिस्टर्स होती हैं सीपीयू के अंदर, जैसे मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है, मेमोरी बफर रजिस्टर है, टेम्परेरी रजिस्टर है। ठीक है। रजिस्टर एक्चुअल में क्या है? रजिस्टर एक स्मॉल साइज की मेमोरी है। रजिस्टर का साइज जितना ज़्यादा होगा, आपका कंप्यूटर उतना फास्ट वर्क करेगा। जैसे मैं यहाँ पे अगर कुछ एग्जांपल्स लिखूंगा आपके लिए रजिस्टर्स की। एक हमारे पास रजिस्टर होता है TR, टेम्परेरी रजिस्टर। एक हमारे पास रजिस्टर होता है MBR, मेमोरी बफर रजिस्टर। एक हमारे पास रजिस्टर होता है MAR, ये मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है। समझ आई इस बात की? मल्टी जी, मल्टीपर्पज रजिस्टर, वो वाले सारे रजिस्टर्स। मल्टीपर्पज, हाँ वो आपके पास होती हैं। जनरल पर्पज रजिस्टर होती हैं, फिर आगे उसकी जी, फर्दर टाइप्स आती हैं। सेगमेंट रजिस्टर्स। हाँ जी। ठीक। इसमें जो यहाँ बात कर रहे हैं प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर के पास क्या होता है? ये भी एक रजिस्टर है। ये जो करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होती है उसकी तफसील अपने पास सेव रखा होता है। ठीक है। प्रोग्राम काउंटर में आपके पास जब एक प्रोसेस चल रहा था, तो प्रोसेस प्रोसेस की जो तफसील होती है वो जाहिर बात कहीं ना कहीं सेव करनी होती है। वो किस लोकेशन से आ रहा डाटा, किस लोकेशन पे जाकर स्टोर होगा, मतलब जो भी उसकी सीक्वेंस एड्रेसेस की इंफॉर्मेशन होती है, जो एक प्रोग्राम करंटली एग्जीक्यूट हो रहा है, वो सेव होता है प्रोग्राम काउंटर के अंदर। फोर्थ चीज है डाटा। इसमें बता रहा है दिस सेक्शन कंटेन द ग्लोबल एंड स्टैटिक वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल्स हम उनको कहते हैं जो हम ऐसे, ये किसी फंक्शन की बॉडी से बाहर बना दे। मैं कहता हूँ इंट ए, इंट एन मैं कह देता हूँ, क्योंकि ए नीचे मैंने लिया हुआ है। ये अब ये एन मैं किसी भी जगह पे प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये चीज़ कहलाएगी ग्लोबल वेरिएबल। और अगर इसी वेरिएबल के स्टार्ट में मैं लिख दूँ स्टैटिक, तो ये आपके पास बन जाएगा स्टैटिक वेरिएबल। जो वैल्यू स्टैटिक वेरिएबल में पड़ी होती है वो नॉर्मली तब चेंज नहीं होती। एक नॉर्मल वेरिएबल की डेफिनेशन यही है कि वेरिएबल की वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्राम चेंज हो जाती है, जबकि स्टैटिक वेरिएबल की जो वैल्यू है ड्यूरिंग प्रोग्राम चेंज नहीं होती। ये बेसिक से इसके बारे में चीज़ें थी। प्रोग्राम के बारे में बता रहा है, अ प्रोग्राम इज अ पीस ऑफ कोड विच मे बी अ सिंगल लाइन और मिलियन लाइन ऑफ कोड। जैसे यहाँ पे सिंगल लाइन का कोड था, पॉसिबल आपके पास मिलियन लाइन का कोड भी हो सकता है। अगर कोई हैवी प्रोसेस है, हैवी प्रोग्राम है, तो पॉसिबल है कि उसमें मिलियन ऑफ लाइन का कोड भी हो सकता है। और अगर कोई सिंपल सा टास्क, सिंपल सा प्रोसेस है, तो वो एक लाइन का, आधी लाइन का कोड भी हो सकता है। अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज यूजुअली रिटन इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हमें पहले बताइए, उसने एग्जांपल हमें पहले ऊपर दे दिया।
A computer program is a collection of instructions that perform a specific task when executed by a computer. जो भी कंप्यूटर का प्रोग्राम होगा उसके अंदर आपको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं। अगर आपको याद हो सॉफ्टवेयर की जो डेफिनेशन है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। तो वो जो सॉफ्टवेयर के अंदर जिस तरह की इंस्ट्रक्शन लिखी जा रही होती है वो सॉफ्टवेयर उस इंस्ट्रक्शन को उसी सीक्वेंस के अंदर परफॉर्म कर रहा होता है। और जब भी वो एक इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करता है एक्चुअल में वो एक टास्क परफॉर्म कर देता है। वो कोई एक स्पेसिफिक टास्क कोई एक स्पेसिफिक वर्क जो है वो परफॉर्म कर देता है। तो वो यहाँ बता रहा है कि जो आपके पास एक प्रोसेस है उसके अंदर मल्टीपल टास्क हो सकते हैं। तो जब भी उस प्रोग्राम की कोई एक लाइन ऑफ कोड चलेगा कोई एक लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा तो एक्चुअल में वो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर रहा होगा या फिर परफॉर्म करने की तरफ जा रहा होगा। When we compare a program and a process, we can conclude that process is dynamic instance of a computer program। प्रोसेस और प्रोग्राम में अगर वो कह रहा है कि डिफरेंस अगर हम इनको आपस में मेजर करें, इनको आपस में अगर हम कंपेयर करें, तो आपके पास जो प्रोसेस होता है एक्चुअल में वो क्या है, आपको डायनामिक इंस्टेंस ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम है। प्रोग्राम को ड्यूरिंग रनिंग टाइम उसके अंदर तब्दीली करने को हम प्रोसेस कहते हैं। एक प्रोग्राम है लिख दिया जब वो वर्किंग स्टेट में है, और अगर वो वैसे पड़ा हुआ है तो वो प्रोसेस कहलाएगा। A part of computer program that perform a well-defined task is known as algorithm। जब भी हम कोई प्रोसेस बन रहा होता है, जो हम वो बात करें ना कोडिंग की, तो कोडिंग ये को नहीं कि बस रैंडमली दिमाग में आएगा और रैंडमली लिख दिया। जो कोडिंग होती है वो एक्चुअल में सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है, इसे हम एल्गोरिदम कहते हैं। और फिर वो सारी वर्किंग जब एक सीक्वेंस में आ जाती है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आ जाती है तो वो एक सॉफ्टवेयर बन जाता है। अगर हम प्रोसेस की लाइफ साइकिल की बात करें तो एक प्रोसेस को मैंने आपको बताया था कि 5 मेजर स्टेट्स हैं जिनमें से गुजरता है। पहली स्टेट होती है स्टार्ट स्टेट। जब भी कोई नया प्रोसेस शुरू होता है तो सबसे पहले आता है जॉब पूल के अंदर। तो आपने याद यहाँ सिंपल रखना है कि जब एक प्रोसेस जॉब पूल में आ जाए तो हम कहते हैं कि वो स्टार्ट स्टेट में आ गया, स्टार्टिंग पोजीशन के ऊपर आ गया। स्टार्टिंग पोजीशन पे जब आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि अब वो दौड़ में लग गया कि मल्टीपल फॉर एग्जाम्पल उसमें से प्रोसेस होंगे उसमें उनके साथ वो फाइट कर रहा होगा ताकि उसको पिक किया जाए रेडी क्यू के लिए। अब उसने सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल एक प्रोसेस है प्रिंटिंग का, एक प्रोसेस है स्क्रीन का, एक प्रोसेस है फॉर एग्जाम्पल आपके पास स्पीकर का, मल्टीपल प्रोसेस है। अब वो सारे एक रिसोर्स के लिए फाइट नहीं कर रहे, वो हर अपने अपने रिसोर्स के लिए फाइट कर रहा है, लेकिन सारे जो प्रोसेस होंगे वो सारे के सारे प्रोसेस एक कॉमन रिसोर्स के लिए फाइट भी कर रहे होंगे, और कॉमन रिसोर्स होगा मेमोरी। जिस प्रोसेस को मेमोरी मिलती जाएगी वो प्रोसेस अपनी स्टार्ट पोजीशन से अपनी न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में आ जाएगा। स्टार्ट स्टेट को हम न्यू स्टेट भी कहते हैं, कुछ जगह पे इसको न्यू स्टेट भी कहते हैं। बात समझ आई? जी आ रही। एक पोजीशन है, मैं कहता हूँ ये पोजीशन है, यहाँ पे आपके पास फॉर एग्जाम्पल P1 आ गया है, P2 आ गया है, P1 आ गया है, P2 आ गया है, P3 आ गया है, अप टू Pn। हमारे पास ये सारे प्रोसेस आ गए हैं। मैं कहता हूँ 1000 प्रोसेस हैं। अब ये सारे फाइट कर रहे हैं। P1 कहता है जी मैंने प्रिंटिंग टास्क हूँ, मैंने प्रिंटिंग करनी है। P2 कहता है जी मैं कोई ऑडियो मैंने प्ले करनी है, मैं स्पीकर का टास्क हूँ। ये सारे अपने अपने रिसोर्स के लिए डिमांड कर रहे होंगे। ये सारे के सारे जिस जगह पे मौजूद हैं इस जगह को हम कहते हैं जॉब पूल। ये जो जगह जहाँ पे ये बिल्कुल स्टार्ट होते हैं साथ ही आते हैं उसको हम कहते हैं जॉब पूल। अब यहाँ पे जब भी प्रोसेस मौजूद है तो ये एक्चुअल में आपस में फाइट कर रहे हैं कि मेरी बारी आ जाए मेरी बारी आ जाए, लेकिन किसी एक को रैम मिलेगी तो वो जॉब पूल से निकल कर वो रैम में आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वो अपनी स्टार्ट स्टेट से निकल कर वो अपनी स्टार्ट स्टेट से निकल कर वो रेडी स्टेट में आ चुका है। इससे नेक्स्ट स्टेप आपके पास होगा कि वो इस जॉब पूल से निकल कर नेक्स्ट पार्ट में आ जाए, और वो नेक्स्ट पार्ट होगा जब उसको रैम मिल जाए, जब वो रैम के अंदर आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ P1 को रैम मिल गई है। अब ये जो है ये आपके पास अपनी इस पोजीशन पे मौजूद है, इस पोजीशन को हम कहते हैं रेडी स्टेट। रेडी का मतलब ये को नहीं कि वो चलना शुरू हो गया, रेडी स्टेट का मतलब क्या है कि अब वो बिल्कुल तैयार है अपना काम शुरू करने के लिए। जब भी सीपीयू ने ऑर्डर देना है उस टाइम पे वो अपना काम शुरू कर देगा। ये वो ऐसी जगह है कि जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप एक अजम्पशन कर लेते हैं हम कि एक डॉक्टर है जो पेशेंट को चेक करता है, और डॉक्टर के रूम के बिल्कुल बाहर रिसेप्शनिस्ट बैठा होता है। अब बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं, रिसेप्शनिस्ट रैंडमली नहीं भेज रहा होता कि जी आप चले जाएं आप चले जाएं। वो जो बंदा भी आ रहा है उसकी एक पर्ची बनाता है,
अब जिसकी पर्ची बन गई है, जब सारे इकट्ठे आ रहे हैं, उस टाइम वो सारे जॉब पूल में थे, फाइट कर रहे थे कि मेरी पर्ची पहले बन जाए, मेरी पर्ची पहले बन जाए। जिसकी वो शिफ्ट पहले बन गई है, वो उसको मतलब उसको रैम मिल गई है, अब वो रेडी स्टेट में आ चुका हुआ है। अब वो बिल्कुल तैयार है कि जब भी सीपीयू ने कॉल करने का, उस टाइम वो अपनी वर्किंग स्टार्ट कर सकता है। डॉक्टर अंदर से कॉल करता है, हाँ जी नेक्स्ट पेशेंट को भेज दें, या फिर बेल बजाता है, तो नेक्स्ट पेशेंट सीक्वेंस में जो मौजूद है वो नेक्स्ट आगे डॉक्टर के पास चले जाता है चेक होने के लिए। तो यहाँ पे न्यू जॉब पुल से उसको न्यू स्टेट में था, वहां से उसको मेमोरी मिल गया, तो अब वो रेडी स्टेट में आ गया। स्टार्ट के बारे में बता रहा है, दिस इज द इनिशियल स्टेट व्हेन अ प्रोसेस इज फर्स्ट स्टार्टेड और क्रिएटेड। जब प्रोसेस एक क्रिएट होता है या प्रोसेस स्टार्ट होता है, जो बिल्कुल उसका पहला पॉइंट होता है, वो पॉइंट कहलाता है जॉब पूल में। जब वो आता है तो उसको हम कहते हैं स्टार्ट स्टेट, या फिर उसको हम कहते हैं न्यू स्टेट। मल्टीपल जगह पे मल्टीपल नाम है, आप इनमें से कोई एक नाम लिख सकते हैं। सेकंड है रेडी स्टेट, द प्रोसेस इज वेटिंग टू बी असाइंड टू अ प्रोसेसर। रेडी process are waiting to have a processor allocated to by them by the operating system so that they can run. Processes may come into the state after start state or while running it by put interrupts। ये अब यहाँ पे दो तीन पॉइंट्स आएंगे, इंटरप्ट्स हैं, स्केजुलर है, और आपके पास हम कुछ बातें बता रहे हैं। इंटरप्ट्स क्या होते हैं? जब हमारे पास कंप्यूटर के अंदर सीक्वेंस में प्रोग्राम चलते जा रही हैं, P1 चल रहा है, P2 चल रहा है, P3 चल रहा है, दरमियान में कोई एक P10 था, वो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क था। P1 P2 P3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क था। अब सीपीयू को कैसे बताना है कि हाँ जी P10 जो है वो इंपॉर्टेंट टास्क है? डॉक्टर साहब हैं, वो एक पेशेंट को चेक कर रहे हैं, सेकंड को चेक कर रहे हैं, थर्ड को चेक कर रहे हैं। डॉक्टर साहब के कोई रिश्तेदार आ गए हैं, या कोई गांव का कोई, या जो शहर का कोई एमएनए एमपी आ गया है। अब डॉक्टर साहब को कैसे बताना है? इंटरप्ट करके, उनको उनके रूटीन के काम में मुदाखलत करके। तो सेम इंटरप्ट भी ऐसे ही काम करते हैं। इंटरप्ट एक सिग्नल होता है जो सीपीयू को बताता है कि जो आप काम कर रहे हो वो तो कर ही रहे हो, लेकिन इन सब कामों से एक इंपॉर्टेंट काम भी सिस्टम के अंदर क्रिएट हो चुका हुआ है, वो होता है इंटरप्ट। और सेकंड जो होती है स्केजुलर, स्केजुलर वो होता है जो प्रोसेस के ऊपर सीक्वेंस बनाता है कि पहले ये प्रोसेस चलेगा, फिर सेकंड ये होगा, फिर थर्ड ये होगा। पहले को ये रिसोर्स चाहिए थे, सेकंड को ये रिसोर्स चाहिए थे, थर्ड को ये रिसोर्स चाहिए। जिन जिनके रिसोर्स पूरे होते जाएंगे, वो स्केजुलर उनको नंबर लगाता जाएगा, हाँ नहीं अब ये सीपीयू के पास ये जाएगा, अब सीपीयू के पास ये जाएगा। थर्ड स्टेट होती है रनिंग स्टेट। रनिंग स्टेट हमारे पास वो स्टेट होती है कि जब आपका प्रोसेस जो है वो सीपीयू के पास पहुंच जाए, वो आपके पास बन जाती है रनिंग स्टेट। प्रोसेस होता हुआ सीपीयू के पास आ गया, सीपीयू ने उसको चलाना शुरू कर दिया, जो भी उसके अंदर वर्किंग थी वो करना शुरू कर दिया, तो अब हम कहेंगे कि हमारे पास ये जो प्रोसेस है ये रनिंग स्टेट में है। वंस द प्रोसेस हैज बीन असाइंड टू अ प्रोसेसर बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, द प्रोसेस स्टेट इज सेट टू द रनिंग स्टेट एंड द प्रोसेसर एग्जीक्यूट इट इंस्ट्रक्शन। अब वो एक सिनेरियो होता है कि एक फॉर एग्जांपल प्रोसेस था, एक P1 था प्रोसेस, उसको सीपीयू के 10 सेकंड चाहिए थे। सीपीयू ने एज अ होल 10 सेकंड दिए, जो P1 का काम था वो कंप्लीट किया और उसे फिनिश कर दिया। सेकंड ये भी हो सकता है कि P1 चल रहा था, दरमियान में कोई इंटरप्ट आ गया, या दरमियान में फॉर एग्जाम्पल जो P1 को रिसोर्स चाहिए थे उनमें कोई एक रिसोर्स बिजी हो गया, या कोई एक रिसोर्स उसके पास था ही नहीं। ये मल्टीपल कंडीशंस हो सकती हैं। पहली कंडीशन है कि फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस रनिंग स्टेट में था और कोई और इंपॉर्टेंट प्रोसेस आ गया। वो इंपॉर्टेंट प्रोसेस नॉर्मली हमारे पास इंटरप्ट्स होती हैं। मैं इसका कलर एक मिनट चेंज कर लूँ। पहला हमारे पास फॉर एग्जाम्पल है कि प्रोसेस चल रहा था, दरमियान में इंटरप्ट्स आ गया कोई। सेकंड ये हो सकता है कि जो प्रोसेस चल रहा था उस प्रोसेस के रिसोर्स जो थे, रिसोर्स बिजी हो गए या बंद हो गया या किसी वजह से। रिसोर्स में कोई मसला, रिसोर्स क्या है? कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, स्कैनर है, ये सारे रिसोर्स हैं। कोई एक रिसोर्स है वो बंद हो गया, या रिसोर्स जो है वो बिजी हो गया। थर्ड हमारे पास चीज क्या है कि जो प्रोसेस था उसको रिसोर्स तो चाहिए था, रिसोर्स के पास उसने डिमांड किया था, लेकिन उस रिसोर्स को मिला को नहीं था। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोसेस P1 था, वो बाकी सारे मामला से क्लियर हो गए, चलना शुरू हो गया। जब चलना शुरू हुआ, 2-4 सेकंड गुजरे, पता चला कि ये प्रोसेस था प्रिंटिंग का, लेकिन इस प्रोसेस के पास प्रिंटर ही मौजूद नहीं था, इसको प्रिंटर लोकेट ही नहीं किया गया। तो फिर से सीपीयू क्या करेगा, उसको दोबारा से वेटिंग में लगा देगा कि जाओ पहले प्रिंटर लोकेट करवा के लाओ, फिर मैं अगला इसका काम करूंगा। तो वो आपके पास क्या होगा कि रिसोर्स की डिमांड के लिए लग गया।
रिसोर्स की डिमांड में लग गया। ये सारे सिनेरियो, इसके अलावा भी बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं जिसकी वजह से एक प्रोसेस वेटिंग में लग सकता है। वेटिंग को हम ब्लॉक स्टेट भी कहते हैं। इस तरह मैंने ऊपर बताया ना आपको कि जो आपके पास सबसे पहली स्टेट है स्टार्ट स्टेट, उसको हम न्यू स्टेट भी कहते हैं। सेम ऐसी हमारे पास जो वेटिंग स्टेट होती है इसको हम ब्लॉक्ड स्टेट भी कहते हैं। कि सिस्टम ने इसको ब्लॉक कर दिया कि अभी आपके चीजें पूरी नहीं है, चीजें पहले पूरी करके लाओ फिर अगला काम होगा। जैसे होता है ना कि डॉक्टर के पास एक पेशेंट वो बड़ी लंबी लाइन लगा के गया, डॉक्टर के पास पहुंचा, डॉक्टर ने पहुंचे साथ ही कह दिया जी आपको ये टेस्ट होने वाला है, ये पहले टेस्ट करवा के लाओ। अब उस बंदे को वो सारा पहले तो वेट कर रहा था, वेट करके उसकी बारी आई है बड़ी मुश्किल से, और डॉक्टर ने कह दिया नहीं जी पहले आप ये वाला टेस्ट करवा के लाओ अपना, फिर आपका अगला काम होगा। तो वो क्या है, वो वेटिंग में लगा दिया, ब्लॉक स्टेट में लगा दिया। सेम प्रोसेस लाइन में लग के बड़ी मुश्किल से पहुंचा सीपीयू के पास, सीपीयू ने कहा नहीं जी आपके पास तो रिसोर्स ही पूरे नहीं है, मैं आपको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, तो आप वेटिंग में लग जाओ जब तक आपके पास रिसोर्स नहीं आता। Process move into the waiting state if it need to wait for a resource such as waiting for user input or waiting for a file to become unavailable। जिस तरह मैं कहता हूँ कि मैं फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आके मैं फॉर एग्जाम्पल किसी एक फाइल को मैं डिलीट करता हूँ। इस तरह ये मेरे पास एक फाइल है, मैं इस फाइल को डिलीट कर रहा हूँ। इसने पूछे को नहीं, यहाँ पे मैसेज शो होता है कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस फाइल। एक और मैं ट्राई करता हूँ, शायद इसकी सिंक को नहीं हुआ, इसने को नहीं इधर डिमांड नहीं करना। इस अब ये मैसेज शो हो गया। यहाँ पे कहता है कि आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट 2 आइटम्स फ्रॉम रिसाइकल बिन। अब ये मैसेज शो हो गया। अब ये प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस तो चल रहा है, सीपीयू के पास पहुंचा हुआ है, लेकिन वेटिंग में लग गया। जब तक मैं यस पे क्लिक नहीं करूंगा ये प्रोसेस तो लगे रहेगा इधर। अब सीपीयू ने कह दिया कि वेट में लगे रहो जब तक यूजर यहाँ पे यस पे क्लिक नहीं करता, या फिर यूजर नो पे क्लिक नहीं करता, या फिर यूजर क्रॉस पे क्लिक नहीं करता, ये वेटिंग में लगा रहेगा। ये पॉसिबल है वेटिंग कोई फॉर एग्जाम्पल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए हो, और ये भी हो सकता है कि ये वेटिंग जो है वो प्रोलॉन्ग कर जाए और आपके पास फॉर एग्जाम्पल घंटा 2 घंटे यूजर को पता ही नहीं है कि मेरे पास इस तरह का मैसेज शो हो रहा है, और वो इसको नोट ही ना करे। समझाई बात की? तो ये आपके पास क्या है, ये स्टेट कहलाते हैं ब्लॉक स्टेट या फिर वेटिंग स्टेट। लास्ट होता है टर्मिनेटेड स्टेट जिसको हम एग्जिट स्टेट भी कहते हैं, फिनिश स्टेट भी कहते हैं, इसके मल्टीपल नाम है। इसको हम फिनिश स्टेट भी कहते हैं। ये स्टेट हमारे पास कब होती है, जब एक प्रोसेस को फॉर एग्जाम्पल मैंने शुरू में एग्जांपल ली थी कि P1 को सीपीयू के 10 सेकंड चाहिए, उसको सीपीयू के 10 सेकंड मिल गए तो हम कहते हैं कि वो प्रोसेस फिनिश हो गया, वो प्रोसेस टर्मिनेट हो गया, वो प्रोसेस एग्जिट हो गया, वो प्रोसेस खत्म हो गया। जितना उसको सीपीयू का टाइम चाहिए था वो मिल गया। अब इसके अलावा उसका अगर कोई काम बाकी बचा है तो उसके लिए सीपीयू की जरूरत शायद उसका ना हो, बाकी शायद किसी मामले की जरूरत हो। वंस द प्रोसेस फिनिश इट्स एग्जीक्यूशन or it is terminated by the operating system, it move into the terminated state where it waits for a wait to be removed from the main memory। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैंने डॉक्यूमेंट प्रिंट करना था, डॉक्यूमेंट में थे 100 पेजेस, मैंने कंट्रोल पी की कमांड दी, एंटर कर दिया। अब सीपीयू ने सारा काम फिनिश कर दिया, अब सीपीयू इसको वेट नहीं करता रहेगा हाँ जी वो 100 पेज प्रिंट हो तो फिर मैं अगला काम करूँ। उसने अपना काम खत्म करके ओके कर दिया। अब वेटिंग किस चीज की है, प्रिंटर है कि प्रिंटर वो 100 पेज अपने प्रिंट करके निकाले बाहर। वेट उस चीज का हो रहा है, सीपीयू की तरफ से वेट नहीं हो रहा, सीपीयू ने अपना काम करके उसको चीज को फिनिश कर दिया। तो ये इसकी डिफरेंट स्टेट्स हैं। इनमें अगर किसी में कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है तो पूछ लें। नहीं ठीक है। इनका भी एक सीक्वेंस है, ये कोई नहीं कि उस बंदा का एक स्टार्ट सीधा जो फिनिश स्टेट में पहुंच गया प्रोसेस, या फिनिश स्टेट से सीधा रनिंग स्टेट में आ गया। एक सीक्वेंस है। जब भी एक प्रोसेस स्टार्ट होगा, हम्म, किधर गया ये, जब भी एक प्रोसेस स्टार्ट होगा तो उस स्टार्टिंग स्टेट से वो सीधा रनिंग स्टेट में नहीं जा सकता। स्टार्टिंग स्टेट में जब उसको रैम मिलेगी तो हम कहेंगे कि वो आपके पास रेडी स्टेट में आ गया। अब रेडी स्टेट से जाएगा वो रनिंग स्टेट में, यहाँ पे देखें आप जो एरोज हैं, रनिंग से वो वेटिंग में नहीं जा रहा, रेडी से वो वेटिंग स्टेट में नहीं जा रहा, रेडी स्टेट से वो जा रहा है रनिंग स्टेट में।
रनिंग से वापस रेडी में आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सीपीयू के पास आया, और सीपीयू को आते साथ ही सीपीयू ने कोई और काम शुरू कर दिया, कोई इंपॉर्टेंट टास्क आ गया, कोई ऐसी वर्किंग हुई कि सीपीयू ने उसको बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं किया, तो सीपीयू उसको वापस रेडी स्टेट में लेकर आ जाएगा। रनिंग से जा सकता है वेटिंग स्टेट में। जैसे आपको पहले बताया कि किसी रिसोर्स का वो वेट कर रहा था, वो रिसोर्स अवेलेबल नहीं था, इस वजह से उसको वेटिंग में लगा दिया। वेटिंग से फिर जाएगा रेडी स्टेट में। वेटिंग से स्टार्ट स्टेट में नहीं जा रहा, न्यू स्टेट में नहीं जा रहा, वेटिंग से जाएगा दोबारा रेडी स्टेट में। कब? जिस चीज की वो वेट कर रहा था वो चीज को मिल गई। यहाँ पे नॉर्मली लिखा जाता है वेट फॉर रिसोर्स, और यहाँ पे लिखा जाता है रिसोर्स एलोकेटेड। जिस रिसोर्स का वो वेट कर रहा था वो रिसोर्स उसको एलोकेट हो गया, तो वो वापस वेट स्टेट से रेडी स्टेट में आ जाएगा। रेडी से रनिंग, रनिंग से अब वो फिनिश होगा, टर्मिनेट होगा। ये एक सीक्वेंस है, जिस सीक्वेंस को आपने फॉलो करना है। सिस्टम फॉलो करता है इस सीक्वेंस को, और इस सीक्वेंस में आपका प्रोसेस चल रहा होता है। यहाँ पे अगर मैं ये बुक ओपन करूँ, इसमें ये चैप्टर 2 में मौजूद है सारा कुछ। इधर मैं ये सेम डायग्राम है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये डायग्राम है। न्यू से रेडी स्टेट में आया, रेडी से रनिंग स्टेट में गया, तो वहां पे कोई इंटरप्ट आ गया, कोई मसला परेशानी बन गई, सीपीयू ने वापस उसको भेज दिया रेडी स्टेट में। रेडी से वो वेटिंग स्टेट में कब जाएगा? जब वो किसी किसी चीज का वो वेट कर रहा है, किसी पॉइंट के ऊपर अगर वो किसी चीज का वेट में लग गया, तो वो वहां से रनिंग से वेटिंग स्टेट में आ जाएगा, जिसको हम ब्लॉक स्टेट भी कहते हैं। और जब वो चीज, जिस चीज का वो वेट कर रहा था, वो चीज कंप्लीट हो गई, उस टाइम वेटिंग से वापस वो रेडी स्टेट में आ गया। रेडी से रनिंग, और रनिंग से फिनिश, या फिर उसको हम टर्मिनेटेड स्टेट भी कहते हैं। समझ आई बात की? जी। जब भी एक प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उसकी सारी तफसील स्टोर करते हैं हम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर, जिसको हम पीसीबी कहते हैं। एक पीसीबी और भी होता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, लेकिन यहाँ पे जो ओएस में पीसीबी का इसको हम कहते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक की यहाँ पर ना एक डायग्राम आपको मिल जाएगी। ये, इसमें सिंपल सी चीजें हैं। प्रोसेस आईडी, प्रोसेस आईडी क्या हो गई? हर प्रोसेस को एक यूनिक नंबर मिलता है, जिसकी मदद से सीपीयू उसको कॉल कर रहा होता है, जिसकी मदद से सीपीयू उसके ऊपर वर्किंग परफॉर्म कर रहा होता है, उसे हम कहते हैं प्रोसेस आईडी। सेकंड है प्रोसेस स्टेट। हमने अभी 5 स्टेट्स पढ़ी हैं, 5 में से कोई एक स्टेट उस प्रोसेस की होगी। रनिंग है, रेडी है, न्यू है, वेटिंग है, कोई भी एक स्टेट हो सकती है। फिर है पॉइंटर। पॉइंटर हमारे पास क्या होता है कि हमारी जो मेमोरी होती है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती है। मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल बनाता हूँ, मैं कहता हूँ इस तरह, ये हमारे पास है, हमारी मेमोरी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड है। मेमोरी का कौन सा एरिया किस जगह पे मिला हुआ है उसको इंडिकेट करता है पॉइंटर। पॉइंटर मेमोरी का एड्रेस बताता है। इस तरह मैंने ये ब्लॉक बनाए हैं, अब पॉइंटर बता रहा है कि जो फॉर एग्जाम्पल ये मेमोरी का ब्लॉक है, ये प्रोसेस ये इस्तेमाल कर रहा है, या फिर जो मेमोरी के एग्जैक्ट उस एड्रेस की तरफ पॉइंट कर रहा होता है पॉइंटर। फिर होता है प्रायोरिटी। हर प्रोसेस के साथ प्रायोरिटी भी एसोसिएट होती है। प्रायोरिटी का मतलब होता है उसकी इंपॉर्टेंस। कोई प्रोसेस कितना इंपॉर्टेंट है, सीपीयू कैसे पता चलेगा? सीपीयू हर एक को चेक तो नहीं ना करेगा कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है। इतना टाइम अगर सीपीयू चेक करने में लगा दे, फिर तो सीपीयू अपना काम कर बैठा। तो सीपीयू क्या करता है, हर प्रोसेस का तो उसकी प्रायोरिटी चेक कर लेता है। जब भी एक प्रोसेस शुरू होगा तो उसके साथ प्रायोरिटी एसोसिएट हो जाती है। जो प्रायोरिटी होती है इंपॉर्टेंस, कि ये प्रोसेस कितना इंपॉर्टेंट है। जो प्रोसेस जितना इंपॉर्टेंट होगा सीपीयू उसको उतना जल्दी चलाता है, और जो प्रोसेस जितना कम इंपॉर्टेंट होता है वो सीपीयू उसको उतना लेट चलाता है। प्रोसेस जो पॉइंट प्रायोरिटी होती है वो एक्चुअल में नंबर्स होती हैं। स्मॉल नंबर मीन हाई प्रायोरिटी, या फिर लार्ज नंबर मीन हाई प्रायोरिटी। हर सिस्टम में वेरिएंस हो सकता है। कुछ सिस्टम होते हैं कि जो जितना स्मॉल नंबर होगा कहेगा उतनी प्रायोरिटी है। जैसे मैं कहता हूँ 1 है, तो 1 का मतलब है कि सबसे हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस है, और 10 का मतलब सबसे लो प्रायोरिटी वाला प्रोसेस है। और कुछ केस में हाई नंबर्स मीन हाई प्रायोरिटी होती है। 1 का मतलब सबसे लो प्रायोरिटी वाला प्रोसेस है, और 10 का मतलब सबसे हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस है। प्रोग्राम काउंटर मैंने अभी आपको बताया है, जो करंटली वर्किंग हो रही होती है उसकी डिटेल सेव करनी होती है इसने। सीपीयू रजिस्टर्स। सीपीयू रजिस्टर्स क्या होती हैं? ये स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी होती है नियर सीपीयू, जो सीपीयू की वर्किंग को इन्हांस कर रही होती है, सीपीयू वर्किंग को बेहतर कर रही होती है।
सीपीयू ने कोई काम किया, रैम के पास पहुंचाने से पहले वो एक्चुअल में काम आता है रजिस्टर के पास। ये होती हैं केबीज में, 1, 2, 4 या 8। 1 बाइट, 2 बाइट, 4 बाइट या 8 बाइट के रजिस्टर्स होती हैं नॉर्मली। फिर इनको मिला के वर्ड बनता है, और वर्ड की बेस के ऊपर हम कंप्यूटर की प्रोसेसिंग को जज करते हैं। फिर आईओ इन्फॉर्मेशन। आईओ इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में इनपुट डिवाइसेस की क्या पार्टिसिपेशन है और आउटपुट डिवाइसेस की क्या पार्टिसिपेशन है, या फिर इनपुट की क्या पार्टिसिपेशन है और आउटपुट की क्या पार्टिसिपेशन है। क्या ये जो प्रोसेस है किसी इनपुट डिवाइस से यूजर इनपुट देगा तो उसकी बेस पे चलेगा, या फिर ये प्रोसेस जो है यूजर कोई आउटपुट डिवाइस को शो करवाने का तब चलेगा। ये प्रोसेस किस तरह चलेगा, कितनी इसने इनपुट डिवाइस दी, कितनी इसने आउटपुट डिवाइस से ऑक्युपाई की हुई है। और फिर है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है कि एक प्रोसेस है फॉर एग्जाम्पल 10 सेकंड का, तो 10 सेकंड में कितना चल चुका है। जो सेकंड्स होते हैं वो नॉर्मली सीपीयू का टाइम जज करते हैं कि इस प्रोसेस को सीपीयू को कितना टाइम चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया प्रिंटिंग टास्क की। मैंने एक डॉक्यूमेंट ओपन किया, डॉक्यूमेंट में 100 पेज थे। मैंने प्रिंट कंट्रोल पी की कमांड दी, प्रिंट होना शुरू हो गया। इस तरह मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये एक पीडीएफ की फाइल है, इस पीडीएफ की फाइल में 423 पेजेस हैं। मैंने कंट्रोल पी की कमांड दिया, एंटर किया, वो 1 सेकंड शायद लगे उसके ऊपर। अब उसके बाद सीपीयू का काम खत्म। अब अगला काम रह गया तो वो प्रिंटर का रह गया कि प्रिंटर इस डाटा को तार से गुजार कर प्रिंटर तक लेकर जाए, और प्रिंटर में से वो एक पहला पेज निकले, फिर दूसरा, फिर तीसरा, करते 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 423 पेज निकले। उसमें सीपीयू का कोई अमल दखल नहीं है। सीपीयू ने काम आगे लगा दिया, अगली डिवाइस के जिम्मे काम लगा दिया। अब उसकी इंफॉर्मेशन सेव करनी है पीसीबी ने कि कितने परसेंट हो चुका है, कितने परसेंट रहता है। जो हो चुका है तो क्या वो 100% हो चुका हुआ है। ये ना कि हम कहें कि प्रोसेस जो है 50% हो चुका हुआ है, और 50% में से भी अभी 15 चीजें रहती हैं। जो हो चुका हुआ है क्या वो सारा कंप्लीट हो चुका हुआ है, और जो रहता है तो क्या उसमें क्या कुछ रहता है, किस वजह से रहता है। क्या किसी डिवाइस की वजह से रहता है, क्या यूजर की वजह से रहता है, किसी इंटरप्ट की वजह से रहता है, एक्चुअल में किस वजह से रहता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। आई समझ। जी। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि द आर्किटेक्चर ऑफ पीसीबी इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मे कंटेन डिफरेंट इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। कहता है कि हमारे पास लाजमी नहीं कि इधर अगर मैं कहता हूँ कि प्रायोरिटी की लाइन जो है वो मैंने जैसे एग्जांपल दिया कि कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है कि अगर आपके पास लो नंबर है तो उसकी प्रायोरिटी हाई, लो नंबर 1 है तो एक का मतलब कि सबसे हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। और कुछ ओएस में ऐसे भी होगा कि हाई नंबर मीन हाई प्रायोरिटी, कुछ केस में 10 होगा। ये नॉर्मली 1 से लेकर 10 तक की नंबरिंग होती है, इससे ऊपर नहीं होती। कह रहा है कि वेरी कर सकता है, लाजमी नहीं कि सब में सेम ही हो। द पीसीबी इज मेंटेन फॉर द प्रोसेस थ्रू आउट इट्स लाइफ एंड इज डिलीटेड वंस द प्रोसेस टर्मिनेट्स। जब एक प्रोसेस अपनी आखिरी स्टेट में जाएगा, जब एक प्रोसेस अपनी टर्मिनेटेड स्टेट में जाएगा, एग्जीक्यूशन खत्म होगी, उसकी फिनिश हो गया वो, उसके बाद उसका पीसीबी भी खत्म कर दिया जाएगा। नया प्रोसेस आएगा, उसका पीसीबी होगा। हर उस प्रोसेस का पीसीबी मेंटेन रहता है जो प्रोसेस ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन होता है, जो रनिंग स्टेट में होता है। जो प्रोसेस फिनिश हो गया, उसका पीसीबी भी साथ से डिलीट कर दिया जाता है, क्योंकि इतने पीसीबी सिस्टम मैनेज नहीं कर सकता।